हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन पोटेंशियल को स्टडी कर रहे थे। तो अपन ने किसी भी डाइपोल के लिए वर्क डन फाइंड किया था। किसी भी डाइपोल को जब अपन रोटेट करते हैं तो रोटेट करने के लिए अपन को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है, और वो वर्क डन अपन ने लास्ट लेक्चर में फाइंड कर लिया था। अभी अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो उसी से रिलेटेड है, लास्ट टॉपिक से ही। नाउ वी विल फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। माय नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ठीक है, अब क्या होगा भाई, डाइपोल जो है वो एक चार्जेस का सिस्टम ही तो है ना। तो डाइपोल के लिए क्या होगा, अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर ये देखा था कि अगर मेरे पास कोई डाइपोल है, ठीक है, लेट मेरे पास एक डाइपोल है और उस डाइपोल को मैंने किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को पता है पैरेलल लाइंस से अपन डिनोट करते हैं। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस मेरी हो गई। इन पैरेलल लाइन से मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर दिया। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है। ठीक है, ये पॉजिटिव साइड हो गई, ये नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसके अंदर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये एक डाइपोल मेरा रखा हुआ है जो माइनस क्यू चार्ज है, और ये इधर प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, इधर प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, अब ये माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज हैं, ये मिलके डाइपोल एक फ्रेम कर रहे हैं। ये डाइपोल को मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया है। अब लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने क्या पढ़ा था कि जो डाइपोल है, इस डाइपोल पे दोनों ही चार्जेस पे फोर्स अप्लाई होते हैं। कौन कौन से फोर्स अप्लाई होते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो द फोर्स विल बी एफ इक्वल टू क्यू ई, है ना। ऐसे ही इधर ये नेगेटिव, अच्छा ये जो पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, बता दिया पहले। ये जो नेगेटिव चार्ज है फील्ड के पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, तो इधर भी फोर्स एफ इक्वल टू कितना अप्लाई होगा, क्यू ई अप्लाई होगा। ठीक है, अब अपन ने ऐसे डिस्कस किया था, ऐसे पढ़ा था कि भाई ये जो क्यू ई और क्यू ई टू चार्जेस हैं, ये फोर्स मिलके एक फोर्स कपल बनाते हैं। वो फोर्स कपल क्या करता है, टॉर्क जनरेट करता है। और वो टॉर्क क्या करता है, वो टॉर्क ये जो अपना डाइपोल है उसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन रखने की, उसी की डायरेक्शन में सेट रखने की कोशिश करता है। ऐसा अपन ने पढ़ा था। ठीक है, अब अगर इस डाइपोल को मैं इस इनिशियल पोजीशन, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में भी है ये, ठीक है, इस इनिशियल पोजीशन से किसी और एंगल पे ले जाना चाहूँ, इसको किसी और डायरेक्शन में ले जाना चाहूँ, किसी थीटा एंगल से रोटेट करना चाहूँ, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो नेचुरल टॉर्क जनरेट हो रहा है वो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन रखने की कोशिश कर रहा है। तो इसको अगर मैं मान लो इसको ऐसे रोटेट करता हूँ, तो रोटेट करने पर क्या होगा कि इधर ये प्लस क्यू ई लगेगा, इधर ये माइनस क्यू ई लगेगा। तो ये जब ये क्यू ई और क्यू ई मैग्नीट्यूड के फोर्सेस पे अप्लाई होंगे, तो वो दोनों फोर्स क्या करेंगे, इसको इनिशियल डायरेक्शन में लेके आएंगे बार बार, और बार बार इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन रखने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ लिया कि भाई फिर भी अगर रोटेट करवाना है तो वर्क तो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपन टॉर्क के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। और अपन ने पढ़ा था कि भाई जब भी अपन टॉर्क के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो अपन को क्या होता है कि वो वर्क डन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस डाइपोल को जब मैं रोटेट करवाऊंगा, तो रोटेट करवाने के लिए जो मुझे वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी मेरे को फाइंड करनी है। ठीक है, अब किसी भी डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल होती है किसके, वो इक्वल होती है वर्क डन के। कौन से वर्क डन के, जो किसी भी डाइपोल को रोटेट करने पे किया गया, कहाँ से कहाँ तक, 90 से किसी भी अदर पोजीशन तक। मतलब किसी भी डाइपोल के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी इक्वलेंट होगी, किसके इक्वलेंट होगी, वर्क डन के। कौन से वर्क डन के, उस डाइपोल को 90 से किसी भी पोजीशन पे ले जाने के लिए जो वर्क डन होगा उसके इक्वलेंट होगी। टोटल मिला के क्या करना है मुझे, अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है इस डाइपोल की, तो मेरे को वर्क डन फाइंड करना है किसके लिए, थीटा इक्वल टू 90 से थीटा इक्वल टू एनी अदर पोजीशन पे इस डाइपोल को रोटेट करवाने के लिए जो वर्क डन मुझे करना पड़ेगा, वो वर्क डन के इक्वलेंट होती है अपनी पोटेंशियल एनर्जी। तो वही वर्क डन मेरे को फाइंड करना है।
ठीक है। तो बिल्कुल लास्ट जो डेरिवेशन अपन ने की थी वहाँ पे वर्क डन ही फाइंड किया था अपन ने, तो यहाँ पे मेरे को वर्क डन ही फाइंड करना है सिंपली, तो वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। पता है मेरे को फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज वही टॉर्क अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो ही नहीं रहा, तो रोटेशन के लिए वर्क डन निकालेंगे अपन। तो वर्क डन इज टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ मेरे को वर्क डन फाइंड करना, अपन ने ये भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि भाई वर्क डन तो दो टाइप का होता है, एक तो किसके लिए, कांस्टेंट फोर्स के लिए, एक वेरिएबल फोर्स के लिए, पढ़ा ना। तो कांस्टेंट फोर्स के लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वेरिएबल फोर्स के लिए क्या करते हैं, पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए निकालते हैं dw एफ डॉट डी एक्स, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो x, और अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो थीटा, तो एफ डॉट डी थीटा निकालते हैं पहले, किससे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से। और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन dw निकाल के फिर उसका अपन इंटीग्रेशन करते हैं, तो dw के इंटीग्रेशन से मेरे पास क्या आता है, टोटल वर्क डन आता है। ऐसा अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कई बार, लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो इसका मतलब मेरे को क्या करना है कि वर्क डन फाइंड करना है, dw फाइंड करना पड़ेगा पहले मेरे को, एंड दैट विल बी टॉर्क डॉट डी थीटा, ठीक है। अब dw इक्वल टू टॉर्क डॉट डी थीटा हो जाएगा स्मॉल वर्क डन, जब आप उसको किसी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा से क्या कर रहे हो, डिस्प्लेस कर रहे हो। तो मेरे को तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए मेरे को पता है कि मेरे को इसको रोटेट करना पड़ेगा इनिशियल पोजीशन थीटा नॉट 90 डिग्री से किसी भी अदर पोजीशन थीटा तक। तो वर्क डन ही फाइंड करना है मेरे को, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, 90 से थीटा तक। अब देखो मेरे को वर्क डन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा के लिए तो क्या होगा, dw इक्वल टू टॉर्क डॉट डी थीटा हो गया। अब टॉर्क की वैल्यू मेरे को पता है, निकाली थी पहले, dw इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क इज PE साइन थीटा, और इनटू में क्या हो जाएगा, डी थीटा। दिस विल बी द वर्क डन, स्मॉल वर्क डन dw to rotate the dipole by any small displacement d theta, ठीक है। अभी मेरे को क्या फाइंड करना है, नेट वर्क डन। तो कैसे करेंगे पता है अपन को, वेरिएबल फोर्स है, सो नेट वर्क डन W विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dw, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ PE साइन थीटा डॉट डी थीटा। अब मेरे को वर्क डन फाइंड करना है कहाँ से कहाँ तक का, 90 से और किसी भी पोजीशन थीटा तक के लिए, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डाइपोल। तो W वर्क डन क्या हो जाएगा, PE तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, दिस इज साइन थीटा एंड डॉट डी थीटा। तो मेरे को फाइंड करना है 90 से और किसी भी पोजीशन थीटा के लिए। सेम जैसे लास्ट टाइम किया था, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर दें, क्या होगा, माइनस का कॉस थीटा, माइनस बाहर आ गया, एंड दिस इज कॉस थीटा इंटीग्रेशन 90 टू किसी भी पोजीशन एनी अदर पोजीशन थीटा के लिए करना है मेरे को। तो W इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का PE, लिमिट्स पुट कर देते हैं, दिस इज कॉस अपर लिमिट थीटा, माइनस का लोअर लिमिट कितना है मेरा, 90 डिग्री, ठीक है। वैल्यूज पुट कर सकते हैं, W इक्वल टू माइनस का PE, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, 0 पुट कर देंगे, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का PE cos थीटा विल बी द वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन 90 डिग्री टू एनी अदर पोजीशन थीटा, ठीक है। अब ये जो मेरे पास वर्क डन आया, तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, वर्क डन ही तो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यही क्या होगी, यही पोटेंशियल एनर्जी होगी किसकी, डाइपोल की। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। सो यू से डिनोट करता हूँ, सो यू इज इक्वल टू W, दैट इज माइनस का PE cos थीटा, ठीक है। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी stored in the dipole, this is the potential energy of the dipole। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये मेरे को दिख रहा है किस पे डिपेंड कर रही है, थीटा पे डिपेंड कर रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी थीटा पे डिपेंड कर रही है, तो थीटा के अकॉर्डिंग इसकी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन हो सकती हैं। तो अगर कंडीशन 1 निकालूँ, इफ़ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, U पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस का
पी ई एंड कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का पी ई, दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू मान लो हो जाए 90 डिग्री, तो क्या होगा भाई, यू इक्वल टू माइनस का पी ई cos 90, so cos 90 is 0, so potential energy will be 0। ठीक है, 90 से 90 कोई वर्क ही नहीं करना पड़ा। और कंडीशन थर्ड देखूँ तो इफ़ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री के लिए करूँ, सो यू विल बी व्हाट, माइनस का पी ई cos 180 डिग्री, cos 180 इज -1, एक माइनस पहले से है, तो जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी प्लस पी ई। तो दीज विल बी द पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ डाइपोल। यही फाइंड करना था मेरे को। तो सिंपली मेरे को क्या फाइंड करना है, जब भी पोटेंशियल एनर्जी के लिए मेरे से बोल रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो क्या है, वर्क डन ही है। तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे को फाइंड करनी है, मतलब मेरे को वर्क डन ही फाइंड करना है। कहाँ से कहाँ तक के लिए, थीटा इक्वल टू 90 से लेके एनी अदर पोजीशन तक के लिए। ठीक है, आगे होगा समझ में। नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। देखो भाई, अपना नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, मेरे से बोल रहा है कि क्वेश्चन है कि भाई आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ कंडक्टर, placed in any uniform electric field, is 0। क्या प्रूव करना है कि भाई कोई कंडक्टर है अपने पास, वो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उसकी किसकी कंडक्टर की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। ये मेरे को प्रूव करना है। तो क्या बोल रहा है कि भाई एक तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भाई, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरे को जाती हुई शो होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए मैंने क्या कर लिया, ये 2 प्लेट्स ले ली। ठीक है, इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया इधर, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इधर इसके पास नेगेटिव चार्ज हो गया। अपन को पता है कि भाई पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड EEXT क्या होगी, यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अब मेरे को क्या बोल रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरे को एक कंडक्टर को प्लेस करना है। मान लिया रख दिया कंडक्टर, लो ये कंडक्टर है, ये मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया। ठीक है भाई, ठीक है, ये कंडक्टर मैंने इधर प्लेस कर दिया, तो क्या हुआ कि मेरे को प्रूव ये करना है कि इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ना कंडक्टर की, वो क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी भाई, देखो ये है कंडक्टर, ठीक, कोई मेटल होगी। कंडक्टर है तो अपन को पता है कि कंडक्टर्स या मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अपन स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ये चीज़, तो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो ये कंडक्टर जो है इसके पास क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नेगेटिव चार्ज, ठीक। फील्ड का अपना पॉजिटिव भी है, फील्ड का अपना नेगेटिव भी है। तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अपन को पता है कि भाई नेगेटिव चार्ज इज अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव एंड रिपेल्ड बाय नेगेटिव, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। पता है अपन को, स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो अपन तो क्या होगा कि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फील्ड के पॉजिटिव से अट्रैक्ट होंगे और फील्ड के नेगेटिव से रिपेल होंगे। तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फील्ड के पॉजिटिव से अट्रैक्ट होकर वो जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, कहाँ कलेक्ट हो जाएंगे, वो पॉजिटिव साइड में कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो
तो आज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो वो सारा जो नेगेटिव चार्ज है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर एक्यूमुलेट हुए हैं, वो किधर कलेक्ट हुए हैं, फील्ड के पॉजिटिव की साइड कलेक्ट हुए हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई ये नेगेटिव साइड हो गई पूरी की पूरी, तो क्या होगा कि जिधर से इलेक्ट्रॉन्स आए हैं उधर की साइड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया, जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ से नेगेटिव चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन के जाने से क्या बनता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो इधर की साइड में क्या बन जाएगा, इधर से सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए, इधर चले गए, तो इधर की साइड क्या क्रिएट हो जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ दूसरी लैंग्वेज में कि भाई इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव से रिपेल होगा, इस नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, तो वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज किधर एक्यूमुलेट हो जाएगा, वो सारा पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव एंड पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, भाई मेटल है, सफिशिएंट अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जितना और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फील्ड पे था उतना ही नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अपने कंडक्टर पे भी इंड्यूस हो जाएगा। चार्जिंग में इंडक्शन पड़ी है तो चार्ज इंड्यूस ही तो हुआ है। ठीक है, तो चार्ज इंड्यूस होगा तो देखो इधर पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव हो गया, तो अपन को पता है कि भाई पॉजिटिव टू नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, तो इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन जनरेट हो जाएगी। और देखो ई इन की डायरेक्शन किधर है भाई, इसका पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, तो राइट टू लेफ्ट है ई इन की डायरेक्शन। एक्सटर्नल में पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर है, तो एक्सटर्नल की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक दूसरे के कैसी हो गई, अपोजिट हो गई ना। तो मान लो अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर सम होगा, और जब भी दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, माइनस ई एक्सटर्नल माइनस का ई इंटरनल। ठीक है, तो रिजल्टेंट मेरे को निकालना है। अब देखो क्या होगा कि भाई चार्ज उतना ही इंड्यूस होगा जितना बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पे था, सेम है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी भी कैसी होगी, सेम होगी। तो ई एक्सटर्नल के इक्वल ही क्या जनरेट होगी, ई इंटरनल जनरेट होगी। अगर दोनों इक्वल हैं तो ई नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई इस कंडक्टर का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होगा। और यही तो मेरे को प्रूव करना था कि भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी कंडक्टर के लिए, वो कंडक्टर जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। और वही मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ठीक है, आ गई बात समझ में, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, वो क्या बोल रहा है, देखो वो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बोल रहा है, फिर से प्रूव करना है मेरे को। इस बार क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a spherical conductor is perpendicular to the surface of conductor, perpendicular to the surface of conductor। ये मेरे को प्रूव करना है कि भाई कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर अगर मेरे पास है तो उस स्फेरिकल कंडक्टर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको चार्ज दिया है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उस स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ये मेरे को प्रूव करना है। कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ कि देखो सबसे पहले तो क्या बोल रहा है कि ये कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, ये लो स्फेरिकल कंडक्टर, ले लिया स्फेरिकल कंडक्टर, ये स्फेरिकल कंडक्टर है, इसको चार्ज दो पहले तो, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। दे दिया मैंने इसको चार्ज, ठीक है, ये दे दिया चार्ज। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी तो मेरे को प्रूव ये करना है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस सरफेस के कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अब ये तो प्रूव करना ही है परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि चलो नहीं है भाई, आपकी बात मान ली, ठीक है, वो तो परपेंडिकुलर नहीं है, वो तो किसी और ही एंगल पे है। कहाँ है, मान लो ये इसका टेंजेंट हो गया, इसी से तो डायरेक्शन पता चलेगी, तो परपेंडिकुलर होती तो इधर होती। ठीक, अब मान लो परपेंडिकुलर नहीं है,
नहीं है तो भाई किसी ना किसी एंगल पे तो होगी। मान लो किसी एंगल थीटा पे है इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लिया मैंने, तो ये ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी और डायरेक्शन में है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है और किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन में है तो भाई वेक्टर क्वांटिटी के तो कंपोनेंट हो सकते हैं ना। कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं? इधर थीटा गिवन है तो इसके अलोंग भाई 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे। एक कंपोनेंट तो हो जाएगा सरफेस के अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन में, दैट इज ई कॉस थीटा। इसको क्या बोल सकता हूँ? टेंजेंशियल कंपोनेंट बोल सकता हूँ, टेंजेंट की डायरेक्शन में है ना, ठीक है। और ये हो गया ई साइन थीटा, ठीक। ये कैसा हो गया? परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 वेक्टर हो सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 90 पे नहीं किसी और एंगल थीटा पे है तो, ठीक है। अब अगर ये कंपोनेंट होंगे तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या करती है? चार्ज पे फोर्स लगाती है। ये स्फेरिकल कंडक्टर, इसको चार्ज दिया तभी तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है किस पे? स्फेरिकल कंडक्टर पे। अब कंडक्टर पे चार्ज है क्यू, चार्ज है क्यू, और ये क्यू चार्ज कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। भाई बहुत सारा चार्ज है, तो मान लो सारा चार्ज मिलके इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट कर रहा है, तो किसी भी एक चार्ज क्यू पर बाकी के जो चार्ज हैं वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अप्लाई करेंगे। भाई एक चार्ज तो बाकी चार्जेस की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा ही है, ठीक है। तो वो फील्ड में रखा है तो अपन को पता है कि भाई क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा होता है तो उस पर फोर्स लगता है कितना? F इक्वल टू क्यू ई लगता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई इधर जो चार्ज है, मान लो कोई एक चार्ज इधर रखा हुआ है, ये चार्ज रखा हुआ है, तो इस चार्ज पे क्या होगा? ये 2 साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है, ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा, टेंजेंशियल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट किधर है? ये तो सरफेस के अलोंग है इधर, तो सरफेस के अलोंग है तो क्या करेगा? ये सरफेस के अलोंग है तो सरफेस के अलोंग ये ऐसे फोर्स लगाएगा, ऐसे फोर्स लगाएगा तो ये चार्ज इधर से मूव करके इधर आ जाएगा, फिर इधर फोर्स लगेगा, फिर इधर मूव करके इधर आ जाएगा, फिर इधर फोर्स लगेगा, फिर इस फोर्स से आगे मूव करके आ जाएगा, फिर इधर फोर्स लगेगा, फिर आगे मूव करके आ जाएगा, फिर इधर फोर्स लगेगा। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ई कॉस थीटा कंपोनेंट है वो इस चार्ज को कंटिन्यूसली क्या कराएगा? टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो इस चार्ज को कंटिन्यूसली इस स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पे मूव करवाने लग जाएगा, ठीक है। ई साइन थीटा तो क्या है? इसको सरफेस से तो अलग कर ही नहीं सकता, ठीक है। अब क्या होगा कि टेंजेंशियल कंपोनेंट तो मूव करवाता है, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट मूव करवाता है तो चार्ज किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। अब चार्ज अगर मोशन में आ जाएगा तो मोशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक में पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है भाई। मोशन ऑफ चार्ज तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अपन स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट अपन स्टडी कर रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट से ही अपन इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो चार्ज कैसा होता है? स्टेबल होता है। तो स्टेबल है तो चार्ज ये यहीं रहेगा, तो इसका मतलब इस पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई हुआ। इस पर अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, F अगर 0 है तो चार्ज तो 0 है नहीं, फिर क्या 0 है? E 0 है तो कौन मूव करवा रहा था? E cos थीटा। तो इसका मतलब E cos थीटा क्या हो जाएगा? 0। तो E cos थीटा इसका मतलब क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर E cos थीटा 0 नहीं होगा तो चार्ज क्या करेगा? टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो अगर E cos थीटा 0 होगा, दैट मीन्स cos थीटा 0 होगा, तो थीटा cos इनवर्स 0 होगा। तो थीटा 0 किसकी वैल्यू है? cos में 90 डिग्री की वैल्यू है। इसका मीन्स थीटा कितना होगा? 90 होगा। और अगर थीटा 90 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर कहाँ होगी? फिर तो वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगी। और यही तो मेरे को प्रूव करना था कि भाई कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर, वो कैसी होती है? वो परपेंडिकुलर होती है किसके? सरफेस ऑफ कंडक्टर के। तो यही मेरे को प्रूव करना था और यही मैंने प्रूव कर दिया। आ गई होगी बात समझ में, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर से एक चीज और प्रूव करनी है। क्या प्रूव करना है? प्रूव करो भाई, क्या प्रूव करो? दैट द पोटेंशियल, क्या प्रूव करो कि जो पोटेंशियल है विद इन द spherical metal conductor is constant। ये प्रूव करना है मेरे को। क्या प्रूव करना है कि किसी भी स्फेरिकल मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल है वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। कैसे प्रूव कर सकता हूं? अच्छा, कोई भी मेटेलिक कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी क्या अपन ने? फर्स्ट चैप्टर के अंदर फाइंड की थी, गॉस लॉ के लास्ट एप्लीकेशन में फाइंड की थी, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, तो वहाँ मैंने क्या पढ़ा था कि मान लो भाई मेरे पास कोई मेटेलिक कंडक्टर है मेटेलिक कंडक्टर, उसको मैंने चार्ज दे दिया। अब चार्ज दे दिया तो उससे अपन ने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी गॉस लॉ का यूज करके। और वहाँ अपन ने ये पढ़ा था कि ई इन जो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है 0। याद आया क्या? थी ना लास्ट एप्लीकेशन गॉस लॉ की। अब ई इन तो 0 होती है मेटल कंडक्टर के लिए, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, पढ़ाया था अपन ने। ठीक है, फॉर स्फेरिकल कंडक्टर ई इन क्या है? 0। अब अपन ने इधर एक रिलेशन पढ़ाई थी चैप्टर में आगे। क्या पढ़ा था? अपन ने एक रिलेशन ये पढ़ा था कि भाई ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है माइनस का dV/dr। याद आया क्या? आ गया होगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस, रेट ऑफ डिक्रीज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस। इसी चैप्टर में पढ़ा, पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा ना। इसका मीनिंग क्या हो गया कि भाई अगर मैं माइनस dV/dr ई इन के लिए निकालूं तो सब जगह भाई रिलेशन तो सारी जगह करेक्ट होगा। ठीक है, सो ई इन तो अंदर की तरफ तो कितनी है? 0 मीन्स अंदर, इस शेल के अंदर, या सॉलिड कंडक्टर भी है तो भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0 है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है दैट मीन्स dV/dr इज 0। तो dV/dr 0 है दैट मीन्स that d/d डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल इज 0। किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है भाई? अरे पढ़ा है आपने, डिफरेंशिएशन किसका 0 होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अरे डिफरेंशिएशन मीन्स रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज किसकी 0 होती है? कांस्टेंट की 0 होती है। तो अगर रेट ऑफ चेंज पोटेंशियल की 0 है तो इसका मतलब पोटेंशियल क्या होगा? अरे कांस्टेंट ही होगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई किसी भी मेटेलिक शेल या मेटेलिक कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर सॉलिड हो तो भी उसके अंदर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कैसी होगी? वो कांस्टेंट होगी। और वो कांस्टेंट होगी तो सरफेस से और सेंटर तक चेंज नहीं होगी। उसकी वैल्यू जितनी सरफेस पे है उतनी ही अंदर रहेगी। ठीक है, और ये मेरे को प्रूव करना था कि किसी भी स्फेरिकल मेटल कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। आ गई बात समझ में? ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।